Okay, so this is the quarter wave transformer that we have inserted between the main transmission line and the load. So it means कि ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये हमारी main transmission line है. ये हमारे पास quarter wave transformer है और ये हमारा load है. और जो मैंने शो किया था कि if this quarter wave transformer is providing matching, so what should happen is कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इसको 0 होना चाहिए, so that whatever signal is coming, it should be totally transferred to this load. So let's find out कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 कैसे होगा. So first of all I will find out कि ये जो क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर हमने लगाया हुआ है इसके इनपुट पे कितनी इम्पीडेंस होगी. How much will be Zn? So what we need to do is कि हमने इस सर्किट को फोकस करना है कि हमारे पास ये एक सर्किट है. लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास बॉक्स है और इस बॉक्स के इनपुट पे जो दो एंड हमने देखना है कि यहाँ पे कितनी इम्पीडेंस है. ठीक है. सो लेट मी व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमने ये फाइंड करना है कि यहाँ पे Zn कितना है. ठीक है. सो Zn जो कि इम्पीडेंस इक्वेशन हमने डिराइव की थी हम उसको यूज करेंगे. सो वी विल से Zn must be equal to Z1 must be equal to Z1 ZL plus J Z1 tangent beta L divided by Z1 plus J ZL tangent beta. You can clearly see कि जो ट्रांसमिशन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो Z1 है. तो यू कैन सी कि मैं Z1 यूज कर रहा हूँ, नॉट Z0, because this is the characteristic impedance of this line. So Zin will be based on this equation. Now इस इक्वेशन में हमें पता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है. उसकी लेंथ है λ/4. तो इस इक्वेशन में व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे जो आपको L नजर आ रहा है इस L की जगह आप क्या पुट करेंगे λ/4. और ऑफ कोर्स बीटा बीटा के बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. फेज कांस्टेंट और लैम्डा का ये रिलेशनशिप हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं. तो बीटा की जगह आप ये पुट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट टेंजेंट. So you will end up with tangent 90. Tangent 90 is undefined. So you will end up with something कि आपके पास infinity by infinity आ जाएगा. और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हम जब ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी जब पढ़ रहे थे मैंने कहा था कि आप एक रूल यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल. वो अगर आप यूज करें तो जेड इन आपके पास आएगा Z1 square divided by ZL. So if you solve this equation for this case आपके पास Z in जो है इसके बराबर आएगा simply Z1 square by ZL. So this gives us an idea कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के इनपुट जो है जो कि ये पॉइंट है यहाँ पे कितनी इम्पीडेंस होगी. ये इम्पीडेंस बराबर होगी Z1 square divided by ZL. So now I can say कि यहाँ पे जो Z in है वो हमने फाइंड कर लिया है कि मैथमेटिकली
ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी यूज करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि जेड इन बराबर होगा Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL। इट मीन्स कि इसको अगर मैं फिगर इसको एक इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं, वो ये है कि अब सिचुएशन ये है कि हमारी जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि यहाँ पे है, उसको फील होगा कि एज इफ उसके सामने जो इम्पिडेंस है वो उसकी वैल्यू कितनी है, Zn के बराबर है। तो मैं अब इसको जस्ट टू गिव इट एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे जो इम्पिडेंस है जिसको हम कह रहे हैं Zin आपके, और Zin किसके बराबर है, Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL के बराबर। और हमने एक क्लेम किया हुआ है कि ये लगाने से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आई वांट कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये 0 कैसे होगा जी? कैन यू एनी आइडिया क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए? अगर मैं चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो तो इस केस में क्या कहेंगे आप, क्या सिचुएशन होनी चाहिए? Z1 0। Z1 0 होना चाहिए। सर Zn इज इक्वल टू Z0 के बराबर। यस, दैट इज आंसर। ये जो इनपुट इम्पिडेंस है Z इन, इसको Z0 के बराबर होना चाहिए। सो Z in has to be equal to Z0 for reflection coefficient equal to 0. So it means Z in की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये Z0 के बराबर होना चाहिए। So Z1 square divided by ZL आ जाएगा। इस इक्वेशन को मैं Z1 के लिए सॉल्व करना चाह रहा था। So it means कि Z1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, Z0 इंटू ZL के बराबर आ गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो Z1 किसके बराबर लेना पड़ेगा हमें, Z0 ZL अंडर द रूट। So using this analysis, what we have found is कि जो क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर हम यूज करेंगे जिसकी लेंथ तो हमने λ/4 के बराबर रखनी है। अब हमें ये भी पता चल गया कि इसकी जो ये Z1 है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, वो हमें कितना रखना पड़ेगा, वो हमें देखना होगा कि जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस कितनी है, जिस लोड को हम मैच करना चाहते हैं वो कितना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अंडर रूट ले लेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी उस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की आपको क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई विल से कैरेक्टरिस्टिक impedance of quarter wave transformer has to be according to the above calculation. एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस है 50 ओम है, और जिस लोड को हम मैच कराना चाहते हैं लेट्स से कि वो 100 ओम के बराबर है। तो इस केस में जो आपको क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आप इस इक्वेशन से जो आएगी उस कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की आपको ट्रांसमिशन लाइन यूज करनी पड़ेगी। Now there are some limitations. क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं एज इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, बट देयर आर सम लिमिटेशंस जो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट मी टॉक अबाउट देम।
एक ऑब्वियस जो आपको लिमिटेशन नजर आ रही है वो ये है कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो हमें मैचिंग प्रोवाइड करेगा उसके लिए उसका पूरा जो आप देखेंगे जो इक्वेशन मैंने डिराइव की है कि इनपुट इम्पीडेंस इसके बराबर हो जाएगी, इस ये कहाँ से आई है, ये इस कंडीशन से आई कि लेंथ लैम्डा बाय 4 होगा तब जाके ये कंडीशन आई। नाउ इट्स क्लियर कि quarter wave transformer length is dependent on wavelength and wavelength and frequency are directly related. It means कि यहाँ से जो सिग्नल जो हमारा सर्किट है जिस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं जो वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी और कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जब वेवलेंथ चेंज होगी तो ऑफ कोर्स अगर हमने लेमडा बाय 4 को, ऑफ कोर्स लेमडा बाय 4 आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको लैम्डा पता होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास कैलकुलेशन आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपने क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है उस सर्किट में लैम्डा की वैल्यू 100 है, 100 सेंटीमीटर लेट्स। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है तो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन आपने यहाँ पे कनेक्ट करनी है उसकी लेंथ आपने कितनी रखी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो फिजिकली जो ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपका जो डिजायरेबल आपकी रिक्वायरमेंट है जो कि ये है कि आप चाहते हैं कि सर्किट मैच हो तो आपका सर्किट जो है मैच होगा, ठीक होगा। लेकिन इफ देयर इज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई या वेवलेंथ, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। लेट्स अज्यूम कि अगर सिचुएशन ये हो गई है कि आपके फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। एज एन एग्जांपल वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर के बजाय 50 सेंटीमीटर हो गई, तो इस केस में लैम्डा बाय 4 कितना होगा? आप सब लोग लगता है सोए हुए हैं, 12.5 होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब लोग खामोश हो गए हैं। आई जस्ट वांट टू चेक कि मैं जो ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ आप लोग सब लोग क्या कर रहे हैं। सो यू सर शुड बी हम सुन रहे हैं लेकिन जी, yes. सो यू ओके। मैं ये नहीं सबके बारे में नहीं कह रहा, यू शुड बी अटेंटिव कि मैं बात कर रहा हूँ। समटाइम्स ऑनलाइन लेक्चर में ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, आई डोंट नो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सब मेरी बातें सुन रहे हैं। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि दरमियान में मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता हूँ। सो यू शुड ट्राई टू क्विकली आंसर दैट। अगर आपको नहीं आता तो आप कह सकते हैं कि सर हमें नहीं पता, जिससे मुझे फीडबैक मिलता है कि ओके सर, आप लोग जो है मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सो सही है सर। ओके सर। ओके थैंक यू। सो लेमडा बाय 4 हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब आपने पहले केस में आपने क्या ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी रखी हुई थी, 25 सेंटीमीटर। जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है तो अब ये जो 25 सेंटीमीटर लेंथ का जो आपने ट्रांसमिशन लाइन यूज की हुई है इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बिकॉज 25 सेंटीमीटर इज नॉट लैम्डा बाय 4। ओके सो इसका मतलब है कि Yes. लिमिटेशन क्या हो गई कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो आपको ये बिहेवियर देगा लैम्डा सॉरी गैमा इक्वल टू 0, इट इज ओनली एट वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी लेंथ एग्जैक्टली लैम्डा बाय 4 होगी, ठीक है। सो क्या लिमिटेशन हो गई है, the perfect matching behavior that is equal to 0 is possible only at one particular
frequency where L is equal to lambda 4. सो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी कम होगी या ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो होगा एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी से अगर हम ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लोअर साइड और हायर साइड तो मैचिंग परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होगी। बट वी विल फाइंड आउट हाउ मच इज एक्सेप्टेबल, how much value of reflection coefficient is acceptable, वो फिर हम उसको फिर हम बैंडविड्थ के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। सो एवरी मैचिंग सर्किट जो आप डिजाइन करेंगे, it will have a parameter that is known as bandwidth, okay. Okay, sorry, there was some important phone call that I had to attend. Okay, so we will talk about this bandwidth. So and that is something कि हमारे पास gamma की वैल्यू जीरो तो एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर होगी जो हमारे डिजाइन फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो नहीं रहेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज एक्सेप्टेबल तो हम कहेंगे कि हमारा जो सर्किट है वो मैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट जब हम मैचिंग सर्किट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। The second limitation of quarter wave transformer is it is generally used for matching real loads. That is, ZL is equal to RL. तो एक लिमिटेशन क्वार्टर ट्रांसफार्मर की ये है कि इस मैचिंग सर्किट को जब आप यूज करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि जिस लोड को आप मैच करना चाहते हैं वो रेजिस्टिव लोड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स लोड, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल भी दी थी उसमें आप देखें कि क्वार्टर वेव सॉरी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस Z0 वो भी रियल नंबर है, और जो ZL मैंने लिया था वो आप देखें वो भी मैंने एक रियल नंबर लिया था, और उसी के बेस में मैंने कहा था कि 50 मल्टीप्लाई बाय 100 अंडर रूट से जो वैल्यू आएगी तो ये Z1 जो है ये भी एक रियल नंबर, ठीक है। So this is the
second limitation of quarter wave transformer. यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया हुआ है जनरली. द रीजन इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को आप कॉम्प्लेक्स लोड को मैच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स लोड को पहले रियल लोड बनाना पड़ेगा और फिर आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बनाएंगे, फिर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज करेंगे. तभी मैंने यहाँ पे जनरली यूज किया. ठीक है. ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी के बेस पे ऊपर हमें ऑलरेडी पता है कि एज यू मूव अलोंग अ ट्रांसमिशन लाइन सो द इम्पिडेंस चेंजेस. तो आपका जो इम्पिडेंस का जो बिहेवियर है वो रियल से इमेजिनरी से कॉम्प्लेक्स कोई भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. ठीक है. तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स लोड है, उसको एक खास लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स लोड है वो रियल लोड में कन्वर्ट हो सकता है, और जब वो रियल लोड में कन्वर्ट हो जाए फिर आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं. Now I have explained the working of quarter wave transformer, और यहाँ पे मैंने वो terminology I think in the previous session use की थी कि जो explanation मैंने की थी इसको मैंने नाम दिया था कि ये impedance viewpoint. ठीक है. There is another explanation of working of quarter wave transformer जिसको मैंने skip कर दिया है. This is something that you people can look at in the textbook, और इसको हम कहते हैं multiple reflection viewpoint. Multiple reflection viewpoint. सो दो तरीकों से हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक तो इम्पीडेंस व्यू पॉइंट हो गया जिसको मैंने यूज किया आज के लेक्चर में, और एक और व्यू पॉइंट है जिसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्यू पॉइंट कहते हैं. इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आप टेक्स्ट बुक में देख लेंगे. मैं सिर्फ इसका एक आपको समराइज से एक वो देना चाहता हूँ ताकि आप जब बुक को रीड कर रहे हो तो आपको समझ आ रही हो. वो मैं दे देता हूँ ताकि आप उसको फिर बुक से फॉलो कर लेंगे. इसमें हम किस बेस के ऊपर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर आपने यूज किया हुआ है. तो इन रियल टाइम ये किस तरह सिग्नल, जब इसको हम सोर्स के साथ इसको कनेक्ट करेंगे एंड देन signal will be traveling on this circuit. So in real time what is going to happen to that signal? So सेम सर्किट है हमारे पास जो पहले हम देख रहे थे. ये हमारे पास मेन ट्रांसमिशन लाइन हो गई, फिर हमने यहाँ पे क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z1 है, और यहाँ पे हमारा लोड है ZL जो कि Z0 के बराबर है. ठीक है. सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्यू पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है जो आप बुक में फिर उसको फॉलो कर लेंगे, मैं इसका एक इन क्विक टाइम में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है. सो लेट्स अज्यूम कि आपने इस सर्किट को एनर्जाइज किया और यहाँ से सोर्स से एक सिग्नल जो है वो मूव करना स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स लोड. ठीक है. तो ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ किसके लिए कि यहाँ से आपने जब इस सर्किट को एनर्जाइज किया सोर्स या जनरेटर से एक सिग्नल जो है वो लोड की तरफ मूव करना शुरू हो गया. एंड लेट्स अज्यूम कि वी आर आल्सो ट्रेवलिंग अलोंग विद दिस सिग्नल. ये जो सिग्नल है ये अभी लोड तक नहीं पहुंचा बल्कि इस वक्त यहाँ पे ही है. ठीक है. तो अब आप देखें इस सिग्नल को हम ट्रैक करते हैं कि एज टाइम पासेस तो ये सिग्नल के साथ क्या होगा. ये सिग्नल इस वक्त इस ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रेवल कर रहा था, सो देयर वाज नो इशू. एज सून एज इट रीचेस टू दिस पॉइंट जहां पे इसके सामने फिर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और ट्रांसफार्मर जो हमने कनेक्ट किया है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z1 है, और ये जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है Z0 है. तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी. डिसकंटिन्यूटी इस सेंस में आ गई है कि सिग्नल Z0 ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रेवल कर रहा था और इसके सामने जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 नहीं है बल्कि Z1 है. तो ये जो जिस जगह पर हमने मेन ट्रांसमिशन लाइन और क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई है. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी तो आपके पास क्या होगा कि सिग्नल का कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा. सो इस सिग्नल का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया.
और वो दोबारा से सोर्स की तरफ ट्रेवल करना शुरू हो गया, और कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट हो गया, और वो सिग्नल अब इस ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। सॉरी, किस जगह पे ट्रेवल कर रहा है? क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर पे ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये हमारा क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। अब ये सिग्नल ये ट्रेवल कर रहा है और लोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सिग्नल ट्रेवल करते करते जब इधर पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, अगेन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि ये सिग्नल एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रेवल कर रहा है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z1 है, और इसके सामने जो लोड लगा हुआ है वो ZL है, और ZL जो है वो Z1 के बराबर नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये नॉट है। सो ZL Z0 के भी बराबर भी नहीं है, एज वेल एज ZL Z1 के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पे फिर डिसकंटिन्यूटी है। अब क्या होगा? ये जो सिग्नल है जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लोड को मिल गया है, और एंड दिस इज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो तो लोड को मिल गया, ठीक है। हम इस पे फोकस करते हैं कि ये जो सिग्नल है ये जो रिफ्लेक्ट हो गया, अब ये इस तरह ट्रेवल कर, ठीक है। ये ट्रेवल करते करते, अब देखें, ये ट्रेवल करते करते जब यहाँ पहुंचेगा, अगेन डिसकंटिन्यूटी इसको मिलेगी। डिसकंटिन्यूटी क्यों मिलेगी? ये इस वक्त Z1 ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रेवल कर रहा था, इसके सामने जो है ये Z0 है, Z0 Z1 के बराबर नहीं है। इस सिग्नल के साथ क्या होगा? इसका कुछ पोर्शन दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सिग्नल जब यहाँ पहुंचेगा, यहाँ फिर रिफ्लेक्शन होगी, और अब ये सिग्नल दोबारा से इधर ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा, और जो सिग्नल रिफ्लेक्ट, जो सिग्नल ये पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन वापस चला गया। तो आप देखें, ये फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हुई थी, ये जो मैंने इसको 1 कह देता हूँ, जब हमने स्टार्ट लिया था, मैं इसको टाइम के हिसाब से कर रहा था, जब मैंने स्टार्ट लिया था कि ये सिग्नल सबसे पहले जो सोर्स का सिग्नल एट t=0 जब यहाँ पहुंचा, इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया, वो 1 हो गया। फिर ये सिग्नल आगे गया, कुछ पोर्शन लोड को मिल गया, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया। ये सिग्नल आते आते दोबारा से इस जगह पे जो दोबारा सिग्नल रिफ्लेक्ट हुआ है वो ये है, तो इसको मैं 2 कह देता हूँ। और ये सिग्नल दोबारा से चला जाएगा, ये सिग्नल जब ये दोबारा यहाँ जाएगा, कुछ पोर्शन लोड को मिल गया, लेकिन कुछ पोर्शन दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्ट होके जब यहाँ आएगा, कुछ पोर्शन दोबारा यहाँ से आ जाएगा, ये थर्ड पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन बाय। तो ये आप व्हाट इज द मेन जो इस कॉन्सेप्ट की है कि आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है। दैट इज द रीजन के यहाँ पे मैंने वर्ड भी यूज किया था, यस। इस व्यू पॉइंट को हमने नाम भी दिया हुआ है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। सो अगर आप इन रियल टाइम देखें, जो आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जब आप कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपका सिग्नल मल्टीपली रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो ये इस तरह के बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन रियल टाइम आपके पास बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, लेकिन फाइनल अगर जब ये Z1 को जब हम Z0 ZL अंडर रूट के बराबर रखेंगे, तो ये जितने भी रिफ्लेक्शंस हैं 1 2 3 4, इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्यू पॉइंट जो मैंने आपको कहा है कि इसको आप बुक से जरा थोड़ा सा रीड कर लेंगे, उसमें आपको इसकी डिटेल मैथमेटिकल वो मिल जाएगा। उसके बेस पे आप देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं यहाँ पे, अगर इन सब का सम 0 होना चाहिए, जो कि ये रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जरूरी है कि Z1 को इसके बराबर होना चाहिए। तो जब Z1 Z0 ZL अंडर रूट के बराबर आप लेते हैं, तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं, इनका कंबाइन इफेक्ट आपको ये मिल जाता है। तो जो एक्सप्लेनेशन हमने इम्पिडेंस व्यू पॉइंट के बेस के ऊपर की थी कि अगर हम चाहते हैं कि गैमा 0 हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि Z1 किसके बराबर होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ Z0 ZL के बराबर होना चाहिए। यही रिजल्ट आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्यू पॉइंट से भी मिल सकता है, अगर आप उसको फॉलो करें बुक में, जिसका मैंने आपको एक समराइज्ड वर्जन बता दिया है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्यू पॉइंट को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअल इन टाइम डोमेन जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, इट अंडरगोज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, ये जितनी भी रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, ये सब आपस में ऐड होके एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं।
सो नेट इफेक्ट हमें क्या मिल रहा है? एज इफ देयर आर नो रिफ्लेक्शंस. ओके, let me move to the next topic, and that is generator and load mismatches. Till now, our focus was only on the load side of transmission line, and we were concerned कि हमारा load क्या transmission line के साथ match है या नहीं match, और उस match और unmatch find करने के लिए फिर हमने कुछ parameters define कर लिए थे कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू से हमें पता चल सकता है कि हमारा लोड मैच है या अनमैच है, और इसी तरीके से फिर हमने स्टैंडिंग वेव रेशियो को भी डिराइव कर लिया कि अगर हम स्टैंडिंग वेव रेशियो की मदद से अपने सर्किट अपने लोड को चेक करें कि वो मैच है या अनमैच है, वो हमें पता चल सकता है. बट इन अ कंप्लीट माइक्रोवेव सर्किट, हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, इनपुट साइड पे वो जनरेटर या सोर्स के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे. तो अगर हमारा जनरेटर ट्रांसमिशन लाइन के साथ मैच नहीं होगा तो वहां पे भी हमारे पास फिर मिसमैच का प्रॉब्लम आएगा. तो अब हम एक कंप्लीट बिहेवियर को देखते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पे जहाँ पे जनरेटर या सोर्स कनेक्टेड है, और ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट पे जहाँ पे लोड लगा हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने फोकस करना है और फिर ये देखना है अल्टीमेट हमारा गोल क्या होगा. We need to find out what is the best possible situation, what is the best strategy for us कि हमारा जो सोर्स या ट्रांसमीटर की जो पावर है, अगर हम चाहें कि सोर्स ट्रांसमीटर की सारी पावर या मैक्सिमम पावर लोड को मिले, तो उसके लिए हमें कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा. ठीक है. तो एट द एंड ऑफ दिस मैथमेटिकल एनालिसिस वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम एक कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकें, जिस कंडीशन को फिर आप प्रैक्टिकल सर्किट में भी यूज करेंगे, और आप इस कंडीशन को मीट करने से क्या होगा कि आपके पास एक एफिशिएंट सर्किट बन जाएगा, जिस केस में मैक्सिमम जो पावर है वो ट्रांसमीटर से लोड को मिलेगी. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ अ सर्किट जिसके बेस के ऊपर हम सारी डिस्कशन करेंगे. सो नाउ वी हैव ट्रांसमिशन लाइन, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एज बिफोर. सो दिस इज अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. सो इस ट्रांसमिशन लाइन के राइट साइड एंड पे हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ZL से. एंड राइट नाउ हम एक जनरल केस देख रहे हैं, तो जनरल केस में हम अज्यूम करेंगे कि जो ZL है वो Z0 के बराबर नहीं है. इस ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट साइड पे हमने सोर्स कनेक्ट करना. ठीक है. सो वी ऑलरेडी नो अबाउट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सोर्स को या जनरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है. इस वक्त मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यूज कर रहा हूँ. सो मैं सोर्स को या जनरेटर को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि देयर इज सोर्स, जिसकी वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद VG, और as we know that in Thevenin equivalent circuit इस सोर्स का अपनी कोई इंटरनल इम्पीडेंस भी होगी. उस इंटरनल इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं विद लेट्स से ZG. So now we have consider के ट्रांसमिशन लाइन का ये इनपुट है और ये यहाँ पे आउटपुट है. ठीक है. ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई. इसके राइट साइड पे ये लोड एंड हो गया, और यहाँ पे आपका जनरेटर और सोर्स. एज बिफोर हम ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो सर्किट हमने
जिसकी हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इसको हमने अलोंग जेड एक्सिस रखा हुआ है, ठीक। तो दिस इज जेड एक्सिस, और हम अज्यूम करेंगे कि जहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है लोड को, यहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है। एंड देन अज्यूमिंग के हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लेंथ है अगर एल के बराबर है, सो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे जहाँ पे हमने सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे z इक्वल टू -l हो जाएगा, क्योंकि हम z एक्सिस को इस तरह शो कर रहे हैं, ठीक। सो इफ यू आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 तो ये -l हो जाएगा। अभी हमारे पास सर्किट है, इसका हमने एनालिसिस करना है कि व्हाट आर द पॉसिबल सिचुएशन। अगर हमारा लोड ट्रांसमिशन लाइन के साथ मैच हो तो क्या होगा, अगर हमारा जनरेटर लोड के साथ मैच हो फिर क्या होगा, या दोनों में से अगर कोई भी मिसमैच हो तो क्या होगा। सो फॉर दैट पहले हम इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं और फिर उसको हम स्पेशल केसेस उसको देखते हैं। तो हमने जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है, हमारा गोल क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट। सो मैं इसको लिख लेता हूँ कि हमने क्या, किस इक्वेशन को डिराइव करना है। वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच पावर इज, so let me, power delivered to load, ठीक। ये हमने मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि इस सर्किट में लोड को कितनी पावर मिल रही होगी, ठीक है। सो दिस इज आवर गोल। Okay, so let's go through this circuit one by one. So पहले हम ये सिचुएशन देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि ZL इज नॉट इक्वल टू Z0। सो एक तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे मिसमैचिंग होगी, सो देयर विल बी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे होगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम लोड एंड पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसको मैं गामा L से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, to be consistent with the symbols that are used in the book, okay। So the reflection that will take place at the load end उसको हम gamma L से represent कर रहे हैं, ठीक हो गया। Similarly ये जो source end पे जो reflection होगी, we will assume कि हमारे पास जो ZG है और Z0 है ये same नहीं है, तो Z0 is different than ZG। तो यहाँ से जो source से जब signal यहाँ से आएगा तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगी, और इस रिफ्लेक्शन को हम गामा से